कक्षा 11वीं, विषय भौतिक शास्त्र, अध्याय का नाम ऊष्मागतिकी। इसमें हम 1 अंक और 2 अंक के प्रश्नों का वीडियो पहले डाल चुके हैं। ये अब हम 3 अंकों के प्रश्नों की बात करते हैं जो एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें बाह्य दाब के विरुद्ध गैस के प्रसार में किए गए कार्य की गणना करिए, अथवा स्थिर दाब पर या समदाबी प्रक्रम में गैस के प्रसार में किए गए कार्य के लिए व्यंजक स्थापित करिए। तो चलिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक ये सिलेंडर ले लेते हैं। ये बेलनाकार पात्र है और इसमें जो ये लगा है ये इसका पिस्टन है और पिस्टन वायुरोधी है, घर्षण रोधी है। इसके अंदर गैस भरी हुई है। जब गैस को गर्म करते हैं तो इसमें प्रसार होता है। तो समझ लीजिए कि पिस्टन पहले इस जगह पर रहा होगा, देख लीजिए ये जो डॉट डॉट है, और जब प्रसार हुआ तो ये ऊपर की ओर चला गया। तो इस तरह से यहाँ पर हमको चित्र बना लेना है। अब इसी चित्र के बारे में लिखना है कि माना घर्षण रोधी वायुरोधी बेलन पिस्टन का निकाय है जिसके अंदर गैस भरी हुई है। तो ये एक घर्षण रोधी है, वायुरोधी पिस्टन है और यहाँ पर क्या लगा है, बेलन है जिसके अंदर गैस भरी हुई है। इसका प्रारंभिक आयतन V1 और जो दाब है वो क्या है, P1 है। तो यहाँ दाब हुआ P1 और ये आयतन हुआ V1। जब गैस को गर्म किया जाता है तो गैस में प्रसार होता है जिससे पिस्टन में डेल्टा x का विस्थापन होता है। ये dx लिख दें या डेल्टा x लिख दें, ये भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा x का क्या हो जाता है, विस्थापन हो जाता है। तो गैस द्वारा किया गया कार्य, तो यहाँ पर जो कार्य का सूत्र है वो डेल W है और डेल W का मतलब होता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो ये बल लिख दिए हैं F और विस्थापन हुआ डेल्टा x। इसके बाद हम यहाँ देखें ये डेल्टा W, अब यहाँ पर ये PA कैसे आ गया इसको समझते हैं। तो आप यहाँ पहले पढ़ चुके हैं कि जो दाब होता है ये F/A होता है। इस तरह से सूत्र होता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। अब यदि हमको यहाँ पर F निकालना है तो F का यहाँ निकालेंगे तो A का इधर त्रिज्या गुणा कर देंगे तो F की जगह क्या आ जाएगा, PA। इस तरह से यहाँ पर PA लिखना, बगल में आप इसको लिख देना। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हम क्या लिख दिए, डेल्टा V। ये डेल्टा V कैसे आ गया, तो इस सूत्र में देखिए A लिखा हुआ है, फिर से देख लीजिए यहाँ पर A लिखा हुआ है और यहाँ डेल्टा x लिखा हुआ है। तो क्षेत्रफल में हम किसी भी लंबाई का, चौड़ाई का, ऊंचाई का किसी का गुणा कर देंगे वो आयतन कहलाएगा। तो ये डेल्टा x है इसलिए हम इसको क्या लिख दिए, डेल्टा V। यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल और गुणे यहाँ पर क्या हो गया, लंबाई या विस्थापन, ये किसके बराबर हो जाता है, आयतन के बराबर हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर ये हमें सूत्र लिख दिए हैं। तो P डेल V बन गया। अब ये जो निकला ये अल्प कार्य निकला, मतलब थोड़ा विस्थापन होगा तो थोड़ा। यदि हमको कुल कार्य निकालना होगा तो ये W इक्वल टू हो जाएगा V1 V2, मानी इसका आयतन V1 से V2 तक बदला और ये P की जगह हम P लिख दिए हैं, डेल्टा की जगह क्या लगा दिए हैं, DV लगा दिए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो कार्य है समदाबी प्रक्रम में W बराबर समाकलन V1 V2 से PdV होता है और ये PV ग्राफ के बीच घिरा क्षेत्रफल के बराबर होता है। इसको आप लिखें या न लिखें ज़रूरी नहीं होता है, खाली स्थान में पूछ देता है कि जो PV ग्राफ का क्षेत्रफल है वो किसको व्यक्त करता है। तो किसको व्यक्त करता है, कार्य को व्यक्त करता है। ठीक है, चलिए अब इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन बड़ा कंडीशन वाला है। इसको देखते हैं क्या कंडीशन है। समान धारिता वाले 2 सिलेंडर A और B। तो समान धारिता मतलब जिनका आकार बराबर हो, आयतन बराबर हो। तो हमारे पास 2 सिलेंडर, एक सिलेंडर ये A हो गया, दूसरा सिलेंडर क्या हो गया, B हो गया। इसके हिसाब से हम चित्र भी बनाते जा रहे हैं। एक दूसरे से स्टॉप कॉक द्वारा जुड़े हैं। ये स्टॉप कॉक द्वारा जुड़े हुए, स्टॉप कॉक ऐसी कॉक है जो इसके गैस को इधर नहीं आने देगी, इसके गैस को इधर नहीं जाने देगी। और इसका ताप और दाब पर ये भरी है। इसमें जो गैस भरी है उसका मानक ताप दाब है। B पूर्णतः निर्वातित है। B में मतलब कोई गैस वैस नहीं है, B में कोई गैस नहीं है, निर्वातित है, बिना हवा का है ये। ठीक है, स्टॉप कॉक को एकाएक खोल देते हैं तो क्या अंतर आएगा। यदि इस ढक्कन को हम खोल दें, इसको खोल दें तो क्या हो जाएगा। पहले हम बात करते हैं, इसके अंदर गैस भरी है,
ए वाले के अंदर, लेकिन बी वाले के अंदर कोई गैस नहीं भरी है। अब हमको क्या करना है, यदि हम अचानक से इसको खोल देंगे तो क्या हो जाएगा। तो इसमें पहला पूछता है सिलेंडर ए तथा बी में अंतिम दाब क्या होगा। तो चलिए पहला ही भाग देख लेते हैं। तो मान लेते हैं, माना सिलेंडर ए और बी का प्रारंभिक आयतन और दाब क्रमशः क्या है, P1 और V1 है। शुरू में इसका जो दाब है गैस है वो इसका मान है P1 V1, और जैसे हम यह कहा कि इसका जो कॉर्क है खोलते हैं तो उसका दाब P2 हो जाता है और आयतन क्या हो जाता है, V2 हो जाता है। ये अंतिम आयतन दाब और है, ठीक है। तब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि P1 बराबर P होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जब इकट्ठा मिल जाएंगे तो उनका दाब एक जैसे होगा, P ही रहेगा। अब हम यहाँ पर जो पहली अवस्था के V1 आयतन क्या है, V है, तो प्रारंभिक अवस्था में उसका दाब P है और आयतन क्या है, V है। अब हमको दूसरी अवस्था का देखना है कि दूसरी अवस्था में दाब कितना है। ये क्वेश्चन दिया है कि अंतिम दाब क्या होगा, माने P2 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर V2 जो है वो 2V हो गया। क्यों हो गया कि भाई इसका आयतन भी V है, इसका भी आयतन V है। जब हम खोल देंगे तो इसका पूरा आयतन कितना हो जाएगा, 2V हो जाएगा। तो इस तरह से हमको 2V लिख देना है। अब यहाँ पर हम बॉयल का नियम लगाएंगे। तो चलिए बॉयल का नियम क्या होता है, ये बॉयल का नियम ये होता है PV बराबर नियतांक होता है। तो एक बार हम पहली कंडीशन का पहला, जब हम उसको कॉर्क को नहीं खोलेंगे तब इसका मान क्या रहेगा, P1 V1, और जब हम खोल देंगे तो P2 V2, और ये नियतांक होता है तो दोनों का मान बराबर होगा। अब एक काम करते हैं, इनका मान रखते हैं। तो देखिए यहाँ P1 का मान कितना है, P, और V1 का मान कितना है, V। इस तरह से हम रख दिए। फिर P2 का मान तो हमको कुछ पता नहीं है इसलिए P2 लिख दिए, लेकिन V2 का मान कितना हो जाएगा, 2V। इसमें से हम क्या देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें कट जाएंगी। जैसे यहाँ पास V से V कट गया है और यहाँ P2 बचा है, तो इस 2 का पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, P/2। तो दोनों सिलेंडर का अंतिम दाब क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जितना दाब इसमें रहा होगा तो जब ये कॉर्क खोलेंगे तो उसका दाब क्या हो जाएगा, आधा। अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है, दूसरी कंडीशन का देख लेते हैं। गैस की आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। तो इसका बी नंबर का देखते हैं। गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होगा। आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें, क्योंकि ताप में तो वृद्धि हो ही नहीं रही है, ताप नहीं बदलेगा तो आंतरिक ऊर्जा भी नहीं बदलेगी। इसके बाद गैस के ताप में क्या परिवर्तन होगा, तो गैस के ताप में भी परिवर्तन कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा ताप के समानुपाती होती है। तो इस तरह से यहाँ पर हमको इसका जवाब देना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तीसरा क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम लिखिए, का प्रथम नियम लिखिए तथा इसके यहाँ का कर लेना है, का प्रथम नियम लिखिए तथा इसके आधार पर निम्नलिखित की व्याख्या करिए। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन समझते हैं। तो क्या किसकी किसकी व्याख्या करना है, समतापी प्रक्रम की, रुद्धोष्म प्रक्रम की, चक्रीय प्रक्रम की। तो सबसे पहले ये हेडिंग बना लेना, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। अब ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम इस सूत्र से परिभाषा बनाएंगे तो ज़्यादा सरल रहेगा। अब इसको समझ लेते हैं। डेल क्यू का मतलब है निकाय को दी गई ऊष्मा, और डेल यू का मतलब है आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, और डेल डब्ल्यू का मतलब है निकाय द्वारा किया गया कार्य। तो अब इसको पहले इसका नाम लेते हैं। तो किसी निकाय को दी गई ऊष्मा, उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि तथा उसके द्वारा किए गए कार्य, फिर इसका नाम लेना, के योगफल के बराबर होता है। यही प्रथम नियम है और यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो इस तरह से यहाँ पर निकाय को दी गई ऊष्मा का कुछ भाग उसकी आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि करने में तथा शेष भाग उसके द्वारा किए गए कार्य के रूप में व्यय होती है। तो इस तरह से प्रथम नियम हो जाता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि समतापी प्रक्रम में इसका हमको व्याख्या करना है। तो समतापी प्रक्रम वह होता है जिसमें ताप समान होता है। तो जब ताप समान होता है, ताप में परिवर्तन नहीं होता, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। तो चलिए यदि हम इस सूत्र में डेल्टा यू की जगह 0 रख दें तो हमारे पास क्या बचा, डेल्टा क्यू। तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या बचा, डेल्टा क्यू, या डेल्टा क्यू बराबर डब्ल्यू। तो हम कह सकते हैं कि निकाय को दी गई ऊष्मा उसके द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। अब हम दूसरी कंडीशन में आ जाते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम। तो रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है, यहाँ पर रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा का मान क्या होता है, नियत होता है। तो यहाँ पर डेल्टा क्यू का मान हम क्या रख देंगे, शून्य।
तो डेल्टा क्यू की जगह यहाँ पर शून्य रखेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर डेल्टा डब्ल्यू का पक्षांतर कर देंगे तो माइनस डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू हो गया। तो अब ये माइनस है तो हम लिखेंगे निकाय पर किया गया कार्य उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। इस तरह से हम इसको व्याख्या कर सकते हैं। इसके बाद हम आए चक्रीय प्रक्रम में। तो चक्रीय प्रक्रम में भी जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो शून्य होता है, क्योंकि वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में पुनः आ जाता है। अब यहाँ पर हम डेल्टा यू का मान यही रख दें शून्य, तो क्या आ गया डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू। तो ये डेल्टा डब्ल्यू बराबर डेल्टा क्यू हो गया। तो यही बोल सकते हैं कि निकाय को दी गई ऊष्मा उसके द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। इस तरह से हमको तीनों की व्याख्या कर देना प्रथम नियम से। अब हम आ जाते हैं चौथे नंबर के प्रश्न में। तो चौथा प्रश्न क्या कहता है इसको देख लेते हैं। समतापी प्रसार में गैस द्वारा किए गए कार्य का व्यंजक स्थापित करिए। तो अब समतापी प्रसार में किए गए कार्य के लिए देखते हैं। तो पहले यहाँ पर हम हेडिंग बना लिए प्रश्न को देख करके। इसके बाद यहाँ देखिए स्थिर ताप पर, समतापी का मतलब वही ताप स्थिर रहे। तो स्थिर ताप पर निकाय का प्रारंभिक आयतन व दाब मान लेते हैं P1 V1 है, और जब गैस को गर्म किया जाता है तो इसमें प्रसार हो जाता है, लेकिन ताप नहीं बदलता है, ताप वही रहेगा, और इसका दाब आयतन क्या हो जाता है P2 V2 हो जाता है। तो गैस द्वारा किया गया कार्य, तो ये जो अभी हम समदाबी प्रक्रम में ये सूत्र निकाले थे, ये सूत्र हम यहाँ लिख दिए हैं W इक्वल टू समाकलन V1 V2 PdV। ये हम सूत्र ऊपर निकाल चुके हैं, इस सूत्र का उपयोग करेंगे। चलिए अब अगले स्टेप में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो P है इसको हम बदलेंगे। तो यहाँ से देख लेते हैं, हम लोग आदर्श गैस समीकरण से जानते हैं PV इक्वल टू RT। यदि मुझे P निकालना है तो ये जो V है वो बटे में चला जाएगा, तो P इक्वल टू हो जाएगा RT अपॉन V। तो यहाँ जो ऊपर के सूत्र में P लिखा था उसकी जगह पर हमको क्या लिख देना है RT अपॉन V, बाकी यही चीज़ हमको लिख देना है। अब यहाँ अगले स्टेप में देखते हैं कि RT को हम बाहर कर दिए हैं, क्योंकि आदर्श गैस तो एक नियतांक होता है और यहाँ समतापी प्रक्रम है तो ताप भी नियतांक है, इसलिए हम इसका समाकलन वगैरह नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या बचा V1 V2 और ये बचा 1/V dV। अब यहाँ पर हम RT लिख दिए हैं। अब ये जो इसका समाकलन होता है इतने का समाकलन, ये इसका समाकलन का जो मान होता है वो होता है log e V। तो यहाँ पर V लिख दिए, और ये जो लिमिट होती है अपर लिमिट लोअर लिमिट यहाँ पर हम ये लिखेंगे। अगले स्टेप में हम चलेंगे कि एक बार हम इस V की जगह V2 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा V2। इसके बाद यहाँ माइनस लगाएंगे, फिर एक बार उसकी जगह पर क्या लिख देंगे V1। तो यहाँ पर ये समाकलन है। समाकलन में ये सूत्र होता है कि यदि 1/x और यहाँ पर dx हो तो इसका जो मान होता है वो हो जाता है log e और x। तो यहाँ पर हमारे पास v है इसलिए यहाँ पर v लिख दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लिमिट रखते हैं, तो यहाँ पर V2 माइनस V1 हो गया। अब यदि हम इसका माइनस हटाना चाहते हैं तो log में इस तरह से लिख सकते हैं, और इस तरह से ये जो सूत्र आया ये समतापी प्रक्रम में किए गए कार्य का व्यंजक है। इसके बाद हम आगे वाले प्रश्न में पहुंचते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न है रुद्धोष प्रसार में गैस द्वारा किए गए कार्य का व्यंजक ज्ञात कर लीजिए। तो चलिए इसमें देखते हैं रुद्धोष प्रक्रम में गैस के प्रसार में किए गए कार्य, ये हेडिंग बना लेंगे प्रश्न के हिसाब से। फिर से मान लेते हैं, माना स्थिर ऊष्मा में, अब वहाँ पर ताप स्थिर था, यहाँ पर ऊष्मा स्थिर है, क्योंकि रुद्धोष प्रसार में ऊष्मा स्थिर रहती है। निकाय का प्रारंभिक आयतन और दाब लिख देंगे, क्या है P1 और P2 है, और जब गैस को गर्म किया जाता है तो गैस में प्रसार होता है, जिससे अंतिम दाब और आयतन क्या हो जाता है P2 V2 हो जाता है। तो गैस द्वारा किया गया कार्य, शुरुआती सूत्र उसमें भी वही लिखे थे जो समदाबी प्रक्रम में आया था, इसमें भी वही सूत्र लिखेंगे। अब यहाँ पर हमको समझना है ये कैसे आ गया। तो समझिएगा, रुद्धोष्म प्रक्रम में जो रुद्धोष्म का नियम होता है वो होता है PV गामा, ये घात में है, बराबर K होता है। यदि मुझे यहाँ से P निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस V गामा को बटे में भेजेंगे। ऐसा समझ लीजिए P बराबर क्या हो जाएगा K और बटे में हो जाएगा V गामा। अब इसी गामा को यदि हमको ऊपर लिखना है तो ये हो जाएगा P बराबर KV और ये हो जाएगा माइनस गामा। इस तरह से यहाँ पर ये P का मान हो जाएगा। ये जो गामा होता है ये होता है CP/CV,
ये विशिष्ट ऊष्मा अनुपात होता है। इसको फिर आगे वीडियो में देखेंगे। तो इस यहाँ P की जगह पर ये रख देंगे जो P का मान है। देख लीजिए P का मान ये है, इसको उठा करके यहाँ पर हमको रख देना है यहाँ पर। अब इतना हम रख दिए हैं। रखने के बाद इसके को हम बाहर कर दिए हैं, ये देख लीजिए। अब यहाँ पर V1 V2 ये समाकलन है और ये v की घात माइनस ये dv इस तरह से बना है। अब ये कैसे आया इसको देखते हैं। तो एक समाकलन का सूत्र होता है कि यदि हमारे पास यहाँ घात हो xn और साथ में क्या हो dx, तो हम इसको लिखते हैं x की घात n प्लस 1 अपॉन में क्या n प्लस 1। इसी सूत्र को यदि हम लगाते हैं तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ये है। अब यहाँ पर जो है v की घात n का मान क्या है माइनस गामा, तो यहाँ पर हो जाएगा यदि हम इसको लिखेंगे x की जगह लिख देंगे v और n की जगह माइनस गामा, तो इस तरह से बन जाएगा v और यहाँ n का मान कितना है माइनस गामा और यहाँ क्या है प्लस 1। इस सूत्र को लगा रहे हैं, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस गामा और प्लस क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से जब हम ये समाकलन करेंगे ये तो इस तरह से आ गया। देख लीजिए ये वाला मैं लिख दिया हूँ जो इस तरह से आया और ये लिमिट जो होगा इधर से इधर हो जाएगी। अब हम आगे के स्टेप में देखते हैं। यहाँ देख लीजिएगा एक बार इस v की जगह मुझे v2 लिखना है तो ये v2 लिख दिया। एक बार इस v की जगह v1 लिखना है तो v1 लिख दिया। अब ये जो बटे का माइनस गामा प्लस 1 था इसको मैं बाहर कर दिया, इधर लिख दिया हूँ k के साथ लिख दिया हूँ k अपॉन माइनस गामा। इस तरह से हमको करना है। अब हम आगे इसके स्टेप में देखते हैं। ये जो हमारा k बाहर था इस k का इसके साथ भी गुणा हो जाएगा, इसके साथ भी गुणा हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें वैसे लिखे रहने देंगे। अब जब हम k का मान रखेंगे तो रुद्धोष प्रक्रम में P1 V1 गामा बराबर P2 V2 गामा, ये k एक नियतांक होता है। तो हम एक काम करेंगे, ये जो k है इसकी जगह पर इसका मान रख देंगे। ये k का मान ये है, यहाँ से देख लीजिए ये वाला मान। तो ये 2 तरफ हमको 2 वाला रख देना है। अब ये 1 वाला है तो इस k की जगह पर हमको ये लिख देना PV गामा। इस तरह से हमको ये मान रख देना है k का जब मान रख देंगे तो हम इसमें देखेंगे कि ये दोनों एक जैसे हैं। तो यहाँ पर ये घात और ये घात एक दूसरे से कट जाएंगी तो क्या बचेगा एक घात, माने यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ V2। इसी तरह से यहाँ पर P1 तो है ही तो P1 लिख दिए, यहाँ से ये घात और ये घात कट जाएगी, एक बचेगा तो यहाँ पर क्या लिख देंगे V1। इस तरह से यहाँ पर यह आ जाएगा। अब हम देखते हैं आदर्श गैस समीकरण से P1 V1 बराबर RT1 होगा और P2 V2 बराबर क्या हो जाएगा RT2 हो जाएगा। तो जहाँ P1 V1 है वहाँ RT1 लिख देंगे, जहाँ P2 V2 है वहाँ पर RT2 लिख देंगे। तो देखिए यहाँ P1 V2 है, इसकी जगह पर RT2 और यहाँ पर इसकी जगह लिख दें RT1। अब इसमें से हम देख रहे हैं कि R दोनों में कॉमन है तो यहाँ पर हम R लिख दिए हैं। अब साथ में R नहीं निकाल रहे हैं बल्कि यहाँ माइनस R निकाल रहे हैं, ये समझ लीजिएगा। यहाँ से जब माइनस निकालेंगे माइनस R तो ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। एक स्टेप में ऐसा कर देता हूँ, यहाँ पर मेरे पास है 1 अपॉन माइनस गामा और प्लस क्या हो गया 1। मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ क्या माइनस R, माने चिन्ह भी निकाल रहा हूँ, ये माइनस R कॉमन निकाल रहा हूँ। तो जब माइनस R कॉमन निकालूंगा तो ये जो T2 है ये हो जाएगा माइनस T2, क्योंकि माइनस निकाल रहे हैं। और जो ये माइनस वाला है यहाँ ये किस में हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस T1। अब इसको हम जमा के लिख देते हैं। तो देखिए कैसे जमाएंगे, तो यहाँ जब जमाएंगे तो ये हो जाएगा R बटे, अब ये जो माइनस है R के साथ इनके साथ गुणा कर देते हैं। तो ये जो गामा है ये किस में हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस वाला है किस में हो जाएगा माइनस में। और यहाँ पर क्या बच गया, अब कोष्टक में यहाँ कोष्टक में क्या बच रहा है, तो यहाँ ये T1 प्लस में है T2 माइनस में है, तो यहाँ हो जाएगा T1 माइनस T2। इस तरह का ये स्टेप आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हमको हल करना है। फिर चलिए हम अगला वाला प्रश्न देखते हैं, जो 6वां नंबर का प्रश्न है उसको देख लेते हैं। तो प्रश्न है सिद्ध कीजिए CP माइनस CV बराबर R। यह कभी आ जाता है कि मेयर संबंध को स्थापित करिए। तो इसको चलिए समझते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लगेगा। तो डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ये प्रथम नियम होता है। यहाँ डेल्टा W भी लिख देते हैं। तो जो डेल्टा W का मान होता है
उसको हम समदाबी प्रक्रम में कार्य में निकाल चुके हैं। ये पी डेल वी होता है। आप बगल में चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं, इस तरह का सूत्र हो गया, ठीक है, पी डेल वी हो जाता है ऐसा। तो यहाँ पर ये लिख दिए हैं। अब समआयतनिक प्रक्रम में मोलर विशिष्ट ऊष्मा, तो समआयनिक प्रक्रम में मोलर विशिष्ट ऊष्मा को हम क्या लिखते हैं, CV, और इसका सूत्र होता है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। वैसे अपॉन में n भी होता है, लेकिन एक मोल के लिए बात करें तो n लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम क्या करें, ये CV लिख दिए। अब ये डेल्टा Q का मान, ये वाला डेल्टा Q का मान यहाँ पर हम उठा करके रख दिए हैं। तो यहाँ पर CV बराबर क्या आ गया, डेल्टा U अपॉन डेल्टा T। तो ये वाला कहाँ गया, क्योंकि ये प्रक्रम कैसा है, समायतनिक। तो समायतनिक में जो आयतन में परिवर्तन है उसका मान क्या हो जाएगा, 0। तो 0 का सब इसमें गुणा कर देंगे तो सिर्फ डेल्टा U बचेगा। इस तरह से ये CV का मान हो जाएगा। अब हम बात करते हैं समदाबी प्रक्रम में मोलर विशिष्ट ऊष्मा की। तो फिर से वही हम सूत्र लगा देंगे, CP बराबर डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, ये लिख दिया। फिर डेल्टा Q का मान फिर से ये उठा करके रख देना, डेल्टा Q का मान, तो ये डेल्टा Q का मान रख दिए। अब हम बात करते हैं, यहाँ जो बटे में डेल्टा T था इसको अलग अलग लिख दिए। ये डेल्टा T है तो डेल्टा U के साथ भी डेल्टा T लिख दिए हैं, और इसके साथ भी क्या लिख दिए हैं, डेल्टा T लिख दिए हैं। अब इतना लिखने के बाद देखिए, डेल्टा U अपॉन डेल्टा T तो लिखा ही है, लेकिन ये P डेल V है। तो P डेल V को हम R डेल्टा T लिख सकते हैं, क्योंकि आदर्श समीकरण से PV इक्वल टू nRT होता है, लेकिन एक मोल के लिए RT भर होता है। तो PV इक्वल टू RT, यदि डेल V लिखेंगे तो डेल T लगा देंगे। तो यहाँ जो P डेल V है उसके जगह पर हमको क्या लिख देना, R डेल्टा T। अब हम देखते हैं आगे वाले प्रश्न में कि ये CP को हम CP उतार दिए हैं, और ये जो डेल्टा U अपॉन डेल्टा T आपको दिख रहा होगा, तो इस समीकरण 1 में चले जाइए। ये डेल्टा U अपॉन डेल्टा T, इसका मान क्या है, ये CV है, तो उसकी जगह पर हम क्या लिख दिए हैं, CV। अब आगे के स्टेप में देखते हैं कि डेल्टा T से कट गया तो क्या हो गया, R। अब ये CV को इधर कर देंगे तो CP माइनस CV बराबर क्या हो जाएगा, R। इस तरह से हमको मेयर संबंध स्थापित करना है। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें 7वां नंबर का क्वेश्चन है, और आज 3 अंक का लास्ट क्वेश्चन है। फिर कल नेक्स्ट वाले वीडियो में हम 4 अंक की बात करेंगे। तो चलिए, इसमें क्वेश्चन है, वांडर वाल गैस अवस्था समीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसे व्युत्पन्न कीजिए। तो वांडर वाल्स अवस्था समीकरण, ये वास्तविक गैसों के लिए वांडर वाल्स ने आदर्श गैस समीकरण को निम्नानुसार संशोधित किया। तो जो वांडर वाल्स अवस्था समीकरण है वो वास्तविक गैसों के लिए है, क्योंकि आदर्श गैसें वास्तव में होती नहीं हैं, सभी गैसें क्या होती हैं, वास्तविक होती हैं। तो आदर्श गैस समीकरण को संशोधन किया, तो उन्होंने आयतन में संशोधन किया। तो आयतन में संशोधन क्यों किया, क्योंकि अणुओं का आकार परिमित होता है। परिमित का मतलब एक निश्चित आकार होता है, और ये स्वतंत्र गति करने के लिए आयतन कम होता है। तो हम यहाँ पर V माइनस बी कर देंगे। जो आदर्श गैस है उसमें हम अणुओं का आकार नगण्य मानते हैं, लेकिन वास्तविक गैसों में कुछ न कुछ अणुओं का आकार होता है, जिससे आयतन उसका घट जाएगा, उसका आयतन। इसलिए हम ये लिख दिए V बराबर V माइनस बी। और सभी अणुओं का आकार अलग अलग हो सकता है। जितनी तरह की गैसें हैं उनके गैसों का अणुओं का आकार अलग अलग हो सकता है, जबकि आदर्श गैस में तो हम सभी का आकार एक जैसे मानते थे। तो इस तरह से उसने इसमें संशोधन किया। अब दाब में संशोधन क्या किया कि अणुओं के आकर्षण बल और संघट्ट के कारण दाब बढ़ जाता है, जो अणुओं के आयतन के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने पाया, वांडर वाल ने, कि जो हम आदर्श गैस समीकरण की व्याख्या करते हैं उसमें ये मानते हैं कि अणु एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं, और जब समघट्ट करते हैं तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन वास्तविक गैसों के साथ ऐसा नहीं है, उन अणुओं के बीच आकर्षण बल भी कार्य करता है, और संघट्ट होने पर दाब बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जो दाब बढ़ जाता है वो क्या होता है, अणुओं के आयतन के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर लिख दिए ए, ये आयतन और ये वर्ग कर दिए, तो अणुओं के आयतन के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जो ये शब्दों में लिखा है उसी को हम संकेत में लिख दिए। अब यदि हम इसको हटा देंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा, A/V²। इतना दाब और बढ़ जाएगा। तो जो आदर्श गैस समीकरण होगा, कहना चाहिए हमारे पास आदर्श समीकरण क्या होता है, PV = RT। तो हमको P के स्थान पर ये लिख देना है P + A/V², क्योंकि दाब तो P है लेकिन साथ में इतना दाब और बढ़ जाता है, तो ये लिख लिए।
और भी का मान कितना हो जाएगा, ये भी माइनस बी, ये उसका आयतन होता है, उसमें इसके आयतन में कमी हो जाएगी। तो ये जो समीकरण होता है ये वास्तविक गैसों के लिए होता है और इसे हम क्या बोलते हैं, वान डर वाल्स समीकरण। थैंक यू।